हाय फ्रेंड्स, मैं सपना खंडेलवाल गुरुग्राम से। जब कोई मासूम अपने बचपन को दूसरों के लिए कुर्बान कर देता है, केवल और केवल काम के नाम कर देता है, खेल खिलौनों शिक्षा से कोई वास्ता नहीं होता उसका, उसके नन्हे हाथों बस कभी ढाबों पर, कभी फैक्ट्रियों में, कभी ट्रेनों में काम करते दिख जाते हैं, या कभी कबाड़ बीनते हुए जैसे अनेक स्थानों पर, तो हमारे देश के ऐसे नौनिहाल बाल मजदूर ही तो कहलाते हैं, जिन्हें अपने बालपन की खुशियां ही नसीब नहीं हो पाती और इस अभिशाप का प्रभाव उनके संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। मेरी मौलिक कहानी एक बचपन ऐसा भी में मैंने इसी बाल मजदूरी की ओर इशारा किया है, तो प्रस्तुत है एक बचपन ऐसा भी। उषा अपनी लालिमा से जब अंबर को रिझा रही थी, अपने अद्वितीय सौंदर्य से उसे अभिभूत कर रही थी, तभी वसंती अपनी 10-12 वर्ष की बालिका को लेकर मेरे पास आई। मैम साहब, आज से मेरी ये बच्ची काम करेगी आपके यहाँ। मैंने तो दूसरा घर पकड़ लिया है। क्या क्या कह रही है तू? सोच भी कैसे लिया तूने कि मैं इस नन्ही सी गुड़िया से अपने घर के काम करवाऊंगी? और हाँ सुन ले, तू ही काम करेगी मेरे यहाँ पर। इसको तो तू छोड़ दे मेरे पास, मैं पढ़ना लिखना सिखाऊंगी इसे। कैसी माहिर है तू? पैसे के लिए इसे काम पर लगाकर इसको बचपन के उन सुनहरे पलों से महरूम कर देगी जिनमें वापस जाने के लिए हम भी तरसते हैं। क्यों नहीं स्कूल भेजती इसको? क्या इसे भी तू अपने जैसा ही बनाना चाहती है? पता है, अगर ये स्कूल जाने लगेगी तो इसके साथ साथ तेरी भी जिंदगी संवर जाएगी। अगर ये कुछ बन जाएगी तो तू ही इसकी माँ कहलाने में कितने गर्व का अनुभव करेगी, इसका एहसास भी है तुझे? पर वसंती, वह तो मेरी बातें बड़े ही अनमने मन से सुनती हुई अपना काम करती रही। मैंने उस फूल सी बच्ची को अपने समीप बैठा कर पढ़ाना अभी प्रारंभ ही किया था। अभी वो बच्ची अक्षर बनाना बड़े मनोयोग से सीख ही रही थी, तभी बसंती ने बड़े ही कठोर स्वर में आवाज दी, सलोनी चल इधर आकर ड्राइंग रूम का पोंछा लगा दे, मुझे देर हो रही है, अभी दूसरे घरों का भी काम करना है। उसकी नजरों में उसकी बिटिया को पढ़ाना मेरा फालतू का काम था। मैं उसका बस समय ही बर्बाद कर रही थी। पर जैसे ही मैंने वसंती को टेढ़ी नजरों से देखा तो वापस अपने काम पर लग गई। कार्य समाप्ति के पश्चात जब वो जाने लगी तो मैंने एक बार फिर से बोला, देख बसंती, बड़ी ही तीव्र बुद्धि है तेरी ये बालिका। देख तो कैसे सुंदर अक्षर बनाए हैं, वो भी कितना खुश होकर। इसे रोज तू अपने साथ बस मेरे पास ले आया कर। इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी तू मुझ पर छोड़ दे, मैं करवाऊंगी स्कूल में इसका एडमिशन। खर्चे की चिंता तू न करना। वसंती सलोनी को लेकर चुपचाप चली गई। फिर 5-7 दिन तक तो वो सलोनी को अपने साथ लाई। सलोनी भी इन दिनों में काफी घुल मिल गई थी हम सबसे। मैंने उसके लिए नई पुस्तक, कॉपी आदि सब कुछ मंगवा लिया था। उसके लिए एक स्लेट भी मंगवा ली थी जिस पर वह अक्षरों को बड़े ही चाव से लिखती। सलोनी के नन्हे नन्हे हाथ सुंदर सुंदर अक्षरों को गढ़ने में कुशल होते जा रहे थे। जब कभी मेरे बच्चे अपने खिलौनों से उसे खिलाने लगते तो कितना खिलखिला उठती थी वो। उसकी हंसी, निश्चल हंसी की गूंज से सुवासित हो उठता था मेरा घर। पर अचानक एक दिन मैंने वसंती को अकेली आते देखकर जब उससे सलोनी के बारे में पूछा तो जवाब दिया उसने, मैंने सलोनी को आपके बराबर वाले घर में ही काम पर लगा दिया है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी वह। यह सुनते ही जब मैं क्रोध से आग बबूला होने लगी तब बोल पड़ी बसंती, मैम साहब समझती क्यों नहीं आप? हम गरीबों के बच्चे भी जब पैसा कमाएंगे तभी तो हमारे परिवार का खर्चा चलेगा। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते कि जब हमारा बच्चा पढ़ लिख कर तैयार होगा तब पैसे कमा कर लाएगा। ना ही हम इन लड़कियों पर इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। जाना तो मैम साहब इन्हें दूसरे घर ही है ना। अब मुझे तरस आ रहा था उसकी मानसिकता पर। जब तू माँ ही उसको पराई अमानत कहकर अपनी कमाई का जरिया बना रही है तो अपनी ससुराल जाकर ससुराल वालों की कमाई का जरिया बनना तो तूने उसकी नियति में लिख ही दिया है। वह पर बसंती की मर्जी के आगे अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। एक दिन बराबर वाली उन्हीं मिसेस शर्मा के यहाँ उनके बेटे की जन्मदिन की पार्टी के उत्सव में मैं अपने परिवार सहित सम्मिलित होने गई। मिसेस शर्मा की सहायता हेतु जब मैं उनके किचन से कुछ सामान लेने गई तो देखकर हैरान रह गई वहाँ का नजारा। सिंक में पड़े थे ढेर सारे बर्तन जो कि अभी डिनर में इस्तेमाल हुए थे, और सलोनी एक पट्टे पर खड़े होकर उतनी ही तन्मयता से बर्तन मांज रही थी जितनी तन्मयता से मेरे पास बैठकर अक्षर बना रही थी। बाहर ड्राइंग रूम में इसके बराबर के बच्चे कितना मस्ती कर रहे हैं, खूब गेम खेल रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, पर इस मासूम का जीवन इन घरेलू कार्यों तक ही सिमट कर रह गया है।
कुछ भी तो नहीं कर सकी मैं इस नन्ही सी बालिका के लिए। उसको अनदेखा करते हुए भीगी हुई पलकों से वापस बाहर आ गई मैं। इस बारे में मैंने जब वसंती से एक बार फिर बात करनी चाही तो फिर से उसने अपनी दलीलें देनी शुरू कर दी। मेम साहब, काहे हमसे हमारी बिटिया का वक्त खराब करने की बात बार बार कहती हो? जितने समय में वो पढ़ाई करेगी उतने में तो पता नहीं कितने रुपए कमा लेगी, और फिर मैं उसको मेहनत करके ही तो कमाना सिखा रही हूँ। अब बिल्कुल चुप रह गई मैं। जब इनके जन्मदाता ही इन नन्हे मासूमों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपना वर्तमान ही देख रहे हैं, इनका भविष्य नहीं देखते, तो मैं कौन होती हूँ इनकी सोच में दखलंदाजी करने वाली। 2-4 वर्ष और बीतने पर एक दिन वसंती अत्यंत प्रसन्न होकर आई और कहने लगी, मेम साहब, सलोनी का रिश्ता पक्का कर दिया है हमने। लड़का एक ऑफिस में सफाई का काम करता है। वैसे मेरी सलोनी भी अब दूसरे के घरों का काम करना बहुत अच्छे से सीख गई है। खूब पैसे कमा रही है वो। फिर एक दिन वसंती सलोनी को अपने साथ लेकर आई। अपने बैग में से शादी का एक कार्ड निकालकर देते हुए बोली, मैम साहब, आप सबको शादी में जरूर आना है। पर मेरी नजरों के सामने जब सलोनी खड़ी थी तो मैं उससे पूछे बिना ना रह सकी, सलोनी, तूने पढ़ने के लिए क्यों नहीं विरोध किया अपनों का? क्या सच्ची में तुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था बेटा? सलोनी ने नजरें नीची किए हुए जवाब दिया, आंटी, आपके पढ़ाई अक्षरों को तो मैं कभी भूल ही ना सकी। अपने जीवन में केवल उतने ही अक्षरों से तो पहचान है मेरी। आपकी उस अनमोल सौगात को संभाले रखा है मैंने, पर अपने माँ बापू का भी तो कहा मानना होगा ना मुझे। अब वैसे भी मुझे ये सब कार्य करने की इतनी आदत हो गई है कि शायद इसी में खुश हो लेती हूँ मैं। अपने सवालों के ऐसे जवाब पा आगे मैं कुछ भी ना कह सकी, कुछ भी ना कह सकी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।